तो लास्ट क्लास में बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर पढ़ रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर पढ़ रहे थे, याद है? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था, पहली क्लास में पढ़ाया था इंट्रोडक्शन, सेकेंड क्लास में पढ़ाया था कि प्लांट्स का मेल सेक्स ऑर्गन कौन है? एंड्रोशियम है। उसकी एक यूनिट क्या है? स्टेमेन है। स्टेमेन की बात करेंगे तो स्टेमेन में कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहेंगे? इस पार्ट को एंथर कहेंगे, और ये नीचे वाले पार्ट को, इस डंडी को फिलामेंट कहेंगे। फिलामेंट कहेंगे, इसे एंथर कहेंगे। इस तरह 2 पार्ट होते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? स्टेमेन के नाम से जानेंगे। एक स्टेमेन में कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं, इसीलिए एंथर को बाई लोब कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं ये बातें। हर लोब में कितने कितने चैम्बर होते हैं? हर लोब के अंदर 2-2 पॉलन चैम्बर होते हैं। इस तरह एक एंथर में कितने पॉलन चैम्बर है? 4 पॉलन चैम्बर है, हर के अंदर 2-2 है। तो हर एक लोब में 2 चैम्बर है, इसलिए इसको डाइथिकस बोल सकते हैं। क्या? अगली बार, इसमें टोटल एक एंथर में कितने पॉलन चैम्बर होंगे बच्चों? बोलो। 4। इसलिए इसे क्या कहेंगे? टेट्रा स्पोरेंजिएट बोल सकते हैं। क्या? यस सर। तो एंथर की क्या क्या बात समझे? एंथर इज द बाइलोब डाइथिकस टेट्रा स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत है क्या? इट इज अ सोलोन पार्ट प्रेजेंट इन द टिप ऑफ फिलामेंट। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? स्टेमेन में वैस्कुलर टिश्यू होंगे कि नहीं होंगे? और होंगे तो कहां पर होंगे? इस जगह पर वैस्कुलर टिश्यू होंगे। जाइलम फ्लोएम कहां होंगे? यहां पर होंगे। इस पार्ट को कनेक्टिव बोलते हैं, और कनेक्टिव में आपके वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। ये भी पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में। कोई दिक्कत ये सब कुछ पढ़ने में? लास्ट क्लास में हमने सब कुछ पढ़ चुके हैं। उसके बाद लास्ट क्लास में चले थे हमने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, एंथर के अंदर ले चले थे आपको। एंथर के अंदर हमने कहा था कितनी लेयर होंगी एंथर में? लाइन से अगर इसको काट दिया जाए, सेक्शन काटा जाए, टीएस काटा जाए, कितनी लेयर का होगा? सबसे पहली लेयर का नाम, सबसे बाहर में जो लेयर मिलेगी उसका क्या नाम होगा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होगी। कितने लेयर थिक होगी? कितनी लेयर सेल की थिक होगी, थिकनेस होगी? सिंगल लेयर। 1 लेयर थिक होगी सेल, 1 लेयर सेल की थिकनेस होगी इसकी। पहली है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ठीक बाद जो सेकंड लेयर आएगी उसका नाम क्या होगा? एंडोथीसियम। एंड्रोथीसियम की जो लेयर होती है उसकी कितनी थिकनेस होगी? कितने लेयर थिक होगी? सिंगल लेयर। ये भी 1 लेयर थिक होगी। कोई दिक्कत? तीसरी लेयर कौन सी होगी? तीसरी लेयर का नाम मिडिल लेयर होगी। इसकी थिकनेस 2 to 3 लेयर थी। 1 to 3 लेयर। 1 to 3 लेयर थिक। एक लेयर की भी हो सकती है, 2 लेयर की भी हो सकती है, और 3 लेयर की भी हो सकती है। तो 1 to 3 सेल थिक होगी। थिकनेस है सब कुछ। थिकनेस है ये। कितने लेयर थिक है देख सकते हो। ये 1 से 3 लेयर के बीच में कितनी भी हो सकती है, 1 लेयर, 2 लेयर या 3 लेयर, कुछ भी हो सकती है मिडिल लेयर। फोर्थ कौन आएगी? फोर्थ लेयर का नाम टैपेटम। टैपेटम कितने लेयर थिक होता है बता सकते हो? ये भी 1 लेयर थिक होता है। ये भी 1 लेयर थिकनेस होती है, 1 सेल थिकनेस होती है। कोई दिक्कत इतनी बात समझने में? और सबसे अंतिम में अंदर में कौन सा चीज होगा? सबसे अंतिम में अंदर में पोलन ग्रेन्स। पॉलन सैक होगा। पॉलन सैक, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन भरे हुए होंगे। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में?
हमने इसमें से एक एक करके पढ़ाना स्टार्ट किए थे। पहला पढ़ाए थे एपिडर्मिस, 1 लेयर थिक थी, आउटर मोस्ट लेयर थी, और इसका काम क्या था? सबसे बाहर में तो क्या काम करेगी? काम बताइए। आउटर मोस्ट लेयर है पहली बात। वेरी गुड, इसका काम होगा प्रोटेक्शन करना। वेरी गुड, आउटर मोस्ट लेयर है और इसका काम होगा प्रोटेक्शन देना। कोई दिक्कत? सेकेंड लेयर कौन सी है? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम है सेकेंड लेयर। 1 लेयर थिक होगी, सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर होगी, और इसमें दो चीजें पाई जाएंगी। कौन कौन दो चीज पाई जाएंगी? इसकी इनर वॉल में और रेडियल वॉल में क्या पाया जाएगा? इनर वॉल एंड रेडियल वॉल में, हाँ, सेलुलोज फाइबर होंगे, सेलुलोज फाइबर होंगे, और कैलोज होगा, कैलोज बैंड होगा। दिख रहा क्या यहां तक स्क्रीन में? हाँ दिख रहा है। तो कैलोज बैंड भी होंगे और सेलुलोज फाइबर भी होगा। याद रहेगा इतना सा? कोई दिक्कत है तक समझने में? नो सर। अगली बात बताए थे, इसकी जहां पर भी कैलोज बैंड और सेलुलोज फाइबर नहीं होंगे, उस जगह को क्या कहेंगे? जहां पर नहीं होंगे, स्ट्रोमियम के नाम से जानेंगे। और स्ट्रोमियम का काम क्या है? ये सबसे वीक पॉइंट होगा, इसलिए डेसेंस ऑफ एंथर सिर्फ कहां से होता है? स्ट्रोमियम से। डेहिशंस ऑफ एंथर यहीं से होगा। एंथर को जब भी फटना होगा मैच्योरेशन के बाद, तो यही जगह से स्ट्रोमियम से फटेगा। स्ट्रोमियम कौन सी जगह है? जहां पर कैलोज बैंड और सेलुलोज फाइबर ना पाए जाते हो। सेलुलोज फाइबर के पाए जाने की वजह से ये लेयर कैसी होती है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। कैसी होती है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। क्यों? सेलुलोज फाइबर की वजह से। हाइग्रोस्कोपिक नेचर मतलब एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर का आदान प्रदान कर सकती कि नहीं कर सकती? जब बाहर बहुत गर्मी होगी, एटमॉस्फेयर को मॉइस्चर दे देगी, सूख जाएगी खुद, और बाहर ठंडी होगी, बारिश होगी, मॉइस्चर होगा ज्यादा, तो मॉइस्चर ले लेगी। मतलब अदला बदली कर सकती है मॉइस्चर का, नहीं कर सकती? देना और लेना कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक से। और एटमॉस्फेयर के साथ जो मॉइस्चर का लेन देन करे उसे क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक नेचर। इसकी हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने की वजह से ही एंथर फटता है। आप मेरा एक होमवर्क है, आप देख कर लीजिएगा। हमने पहले भी एक बार दिया था आपको, कुछ बच्चों ने किया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो आज रिपीट कर रहे हैं। डेहिशंस का वीडियो देखेगा, डेहिशंस की वीडियो देखेगा, डेहिशंस वर्ड डालिएगा यूट्यूब में, और 1-2 मिनट वाले वीडियो देखेगा। कौन से? एनिमेशन वाले वीडियो जो होते हैं ना, एनिमेशन वाले या रियल फोटोग्राफी वाले। कोई का लेक्चर मत देखिएगा, कोई पढ़ाते हुए टीचर को मत देखिएगा, आपको यूट्यूब में डालिएगा डेहिशंस, ठीक है, इम्प्लांट, और डेहिशंस के वीडियो देखिएगा कैसे सीड फटते हैं। जैसे लगता कोई आपका दिवाली में वो जलाए हो क्या अनार, ऐसा कुछ एक बम आता है, इस तरह वाला अनार बोलते हैं, हम लोग जलाते थे बचपन में, ऐसे ऐसे यहाँ पे, या जलाए हो कभी क्या दिवाली में? इसको जलाते थे तो ऐसे 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 बारिश होती है, आग की बारिश टाइप से होती है, ऐसे ऐसे। अनारदाना बोलते हैं हमारे यहाँ, तो आप लोग क्या बोलते पता नहीं। याद आ रहा है ये वाला दिवालियों में पटाखे ये वाला फोड़ते हैं, ऐसा रहता है, इसमें आग लगाओ तो इस तरह आग निकलती है ऊपर की ओर। देखा है कभी इस तरह वाला बम? यस सर। अगर देखा है, सेम टू सेम ऐसा ही डेहिशंस होता है बहुत सारे प्लांट में। एकदम फोर्स से बीज निकलते हैं, सीड निकलते हैं, किसी में एंथर निकलते हैं, ये बहुत फोर्स के साथ निकलते हैं, तो डेहिशंस कहते हैं इस घटना को। और डेहिशंस नाम की घटना जो है वो होने के लिए इसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर होना और स्ट्रोमियम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों का काम क्या है? डेहिशंस ऑफ एंथर में हेल्प करते हैं। चलेगा? एंडोथीसियम के बारे में मैंने पढ़ लिया था, इतना इनफ है। आगे पढ़ रहे थे मिडिल लेयर। मिडिल लेयर कितनी सेल की थिकनेस होती है? 1 से लेकर के 3 लेयर की होती है। पहली लाइन। कौन से टिश्यू की बनी होती है मिडिल लेयर?
पैरेन्काइमा पैरेन्काइमा टिश्यू। लिविंग टिश्यू है या डेड टिश्यू है ये? लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू। इसलिए इसका पैरेन्काइमा टिश्यू है, इसलिए इसका मेन काम क्या होता है? स्टोरेज स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हाँ, फूड या न्यूट्रिएंट्स जो बोले, फूड लिख देते हैं लोग, स्टोरेज ऑफ फूड। तो फूड स्टोर कहाँ होता है, कौन सी सेल में होता है? एंथर की कौन सी सेल में फूड या न्यूट्रिशन? मिडिल लेयर में बहुत सारा फूड स्टोर होता है। कोई दिक्कत? मैच्योर होने के बाद एंथर में क्या मिडिल लेयर दिखाई देगी? नो सर। तो क्या लिख सकते हो? मिडिल लेयर absent इन किसमें नहीं पाई जाएगी? मैच्योर एंथर में। अगर एंथर मैच्योर हो गया तो उसमें मिडिल लेयर दिखेगी कि नहीं दिखेगी? मैच्योरेशन के बाद नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगी। इतना सब कुछ जितना भी हमने पढ़ाया है ये आपको ऑलरेडी हमने कल की क्लास में, लास्ट क्लास में, परसों की क्लास में पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। इसके आगे से पढ़ना था, रिवीजन था अभी तक आपको जितना पढ़ाया है। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं टेप्टम के बारे में। तो टेप्टम को न्यूट्रिटिव लेयर के नाम से भी जानते हैं। इनर मोस्ट लेयर है ये, सबसे अंदर की लेयर कौन सी है? लास्ट लेयर, क्योंकि लेयर यहीं तक है। देखो ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर नहीं है, ये तो खाली जगह है। मेरी बात समझना। अगर एंथर का डायग्राम बनाए सपोज, तो सबसे बाहर में कौन सी लेयर होगी? ये एंथर में एपिडर्मिस। बोलिए, एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर कौन सी होगी? ये एंडोथेलियम। इंडो मेरी आवाज आ रही क्या? यस सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। लेकिन मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट रुको। आपको तो मेरी आ रही है, मुझे आपकी नहीं आ रही। क्या हो गया गड़बड़? अभी आ रही है आवाज? चल। तो सबसे बाहर में अगर हम ये एंथर का शेप कैसा होता है? हमने बोला स्फेरिकल शेप का होता है। एंथर के सबसे बाहर की लेयर ये कौन सी होगी? सबसे बाहर में लेयर है जो आउटर मोस्ट लेयर है ये, अगर तो एपिडर्मिस। सेकंड लेयर ये कौन सी होगी? रेड कलर से जो बनाए हैं, सेकंड लेयर कौन सी होगी? एंडोथेलियम। उसके बाद ये थर्ड लेयर किस चीज की होगी? थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ लेयर बनाए, ये तीनों क्या है? मिडल लेयर। मिडिल लेयर है। 1, 2 या 3 लेयर की थिकनेस हो सकती है इसकी। 1 लेयर भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 लेयर हो सकती है। मिडिल लेयर है ये। और मिडिल लेयर के बाद अंतिम में कौन सी लेयर आएगी? टेप्टम। तो ये कौन सी लेयर है जो हम बना रहे हैं? टेप्टम। कितने लेयर थिकनेस है? सिंगल लेयर थिकनेस है। समझ में आई बात? सिंगल लेयर थिकनेस है। सबसे अंतिम की लेयर है कि नहीं है? लास्ट लेयर है कि नहीं है ये? अब इसके अंदर में खाली जगह है कि नहीं है? ये खाली जगह है कि नहीं अंदर में? ये खाली जगह दिख रही है आपको टेप्टम के अंदर में? इसी खाली जगह को क्या कहेंगे? पॉलन सैक। यही है पॉलन सैक। सैक मतलब तो चैम्बर। तो पॉलन चैम्बर या पॉलन सैक, इस खाली जगह को कहेंगे
कोई लेयर नहीं है पॉलन सैक। तो लेयर कहां तक थी? 1 2 3 4 ही लेयर है। लेयर कितनी है? 4 है। ये क्या है? सैक है। सैक मतलब चैम्बर, खाली जगह। तो ये खाली जगह को क्या कहेंगे? pollen sac. Pollen sac. डायग्राम समझ में आया आंसर का? Yes. यस सर। बहुत अच्छी बात है। तो अगर समझ में आ गया तो टेप्टम लास्ट लेयर बोल सकते हैं क्या? इनर मोस्ट लेयर बोल सकते हैं क्या इसको? इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, ऐसा वर्ड बोले तो बोल गलत हो जाएगा क्या? इनर मोस्ट लेयर है ये, चलेगा? न्यूट्रिटिव लेयर के नाम से भी जानते हैं इसको। इनर मोस्ट लेयर है, इसे न्यूट्रिटिव लेयर के नाम से भी जानते हैं। तो न्यूट्रिटिव लेयर न्यूट्रिशन देने का काम है, न्यूट्रिटिव लेयर के नाम से भी जानते हैं। इसका काम क्या है? न्यूट्रिशन देना। कोई दिक्कत? ये बात समझने में कोई दिक्कत है क्या? बहुत अच्छी बात है। आगे अगली बात बोले, किसको चारों तरफ से घेरे हुए? इसके अंदर कौन है? ये जगह क्या है? अंदर वाली जगह किसको घेरे हुए होती है? टेप्टम Pollen Pollen sac. sac. पॉलन सैक। तो कह सकते हो सराउंडेड टू द पॉलन सैक, इट इज सराउंडेड टू पॉलन सैक। पॉलन सैक को सराउंडेड किए हुए, घेरे हुए है। ये लाइन बोलने में गलत हो जाएगा क्या? No. No. चलो अच्छी बात है। अगली लाइन बोलेंगे हम कि इसका काम क्या है? इसका काम है न्यूट्रिशन देना। न्यूट्रिशन देता है ना ये? हाँ, ये न्यूट्रिशन कहां से देगा? जो न्यूट्रिशन इसके पास होगा अपना तो देगा ही देगा, अपने पड़ोसी का भी छुड़ा कर दे देगा। इसका पड़ोसी कौन है? Middle layer. इसके पड़ोस में कौन आता है? मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर से न्यूट्रिशन लेगा और किसको दे देगा? अंदर में पॉलन सैक को दे देगा। पॉलन सैक में कौन रहता है? इस घर में ये खाली जगह है, कोई ना कोई तो रहता होगा इस खाली जगह में। इस पॉलन सैक के अंदर रहती है पॉलन मदर सेल रहती है। कौन रहती है अंदर में? इस पॉलन सैक में, इसको बोलते हैं पॉलन सैक। और पॉलन सैक के अंदर कौन रहती है? पॉलन की मां रहती है। कौन रहती है? पॉलन मदर सेल। कौन सी सेल है? अंदर में कौन सेल रहती है पॉलन सैक के अंदर? पॉलन मदर सेल। और इसको भूख लगेगी माँ को कि नहीं लगेगी? लगेगी. खाना कौन देगा इसको? पॉलन मदर सेल को खाना कौन देगा? Teptum. ऑप्शन है टेप्टम या मिडिल लेयर। कौन देगा न्यूट्रिशन? टेप्टम देगा। मिडिल लेयर से अपने पास जितना है अपना दे देगा और मिडिल लेयर से भी ला ला कर देगा। तो टेप्टम का काम क्या है? इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम middle layer and give it to provide it to Pollen sac. Pollen mother sac. पॉलन मदर सेल को दे देगा। क्लियर इतनी सी बात? पॉलन की मां को लाकर कौन देगा खाना पीना? टेप्टम देता है। कहां से लाकर देगा? मिडिल लेयर से। और देता रहेगा जितना स्टोर फूड इसमें होगा सब कुछ दे देगा। और जब सब कुछ दे देगा तो मैच्योर होने के बाद टेप्टम दिखाई देगा कि नहीं देगा? अगर एक मैच्योर एंथर को देखेंगे तो टेप्टम दिखाई देगा कि नहीं देगा? नहीं दिखाई देगा। तो देखना मैच्योर एंथर में टेप्टम लेयर दिखाई देगी क्या? तो याद रखना 8 इज absent in मैच्योर एंथर। मैच्योर एंथर में ये लेयर नहीं होती। मैच्योर एंथर में लेयर होगी कि नहीं होगी? नहीं होती। कौन सी लेयर? टेप्टम की लेयर। तो टेप्टम की लेयर मैच्योर एंथर में नहीं होती। कौन कौन सी लेयर मैच्योर एंथर में नहीं होती? एपिडर्मिस होगी? हाँ होगी। एंडोथेलियम होगी? हाँ होगी। मिडिल लेयर होगी क्या? No sir. टेप्टम नहीं हो। तो मैच्योर एंथर में ये दो लेयर नहीं पाई जाती। कौन सी दो लेयर है? मिडिल लेयर और टेप्टम। ये दो लेयर मैच्योर एंथर में अब्सेंट होती हैं। टेप्टम के और बड़े बड़े कारनामे हैं। टेप्टम से कई तरह के हार्मोन्स, कई तरह के एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं। कई तरह के एंजाइम्स, तरह के हार्मोन्स और भी बहुत सारी चीजें देता है ये। इसको रफ करें क्या 1 मिनट के लिए? 1 मिनट इसको रफ करते हैं, इसको बाद में समझा देंगे दोबारा। इसके और भी बड़े बड़े कारनामे हैं। क्या करता है? इट सिक्रीट सेवरल हार्मोन्स। इससे कई तरह के हार्मोन्स निकलते हैं प्लांट्स में।
कई तरह के हार्मोन्स निकालता है, कई तरह के एंजाइम्स को भी निकालता है, हार्मोन्स, एंजाइम्स, केमिकल्स भी निकालता है अपने शरीर से, केमिकल्स, कुछ बहुत सारे तरह के केमिकल को भी निकालता है ये इसकी बॉडी से, केमिकल्स। और क्या निकालता है, पॉलन किट बनाता है, ये पॉलन किट बनाने के काम भी आता है। पॉलन किट सुना है नाम किसी ने? सुना है तो अच्छी बात, नहीं सुना तो टेंशन मत लो, कल की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें पॉलन किट के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, इसलिए टेंशन नहीं लो, यहां पर सुनकर बस रखो। पॉलन किट कौन बनाता है? टेप्टम बनाता है। पॉलन किट क्या होती है नहीं से पता है तो टेंशन मत लेना, कल की क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास जो भी होगी आपकी उसमें हम लोग टेप्टम पॉलन किट के बारे में डिस्कस करेंगे ऑलरेडी। तो क्या क्या काम है टेप्टम का? हार्मोन्स निकालना किसका काम है? एंजाइम्स निकालना किसका काम है? केमिकल्स निकालना किसका काम है? पॉलन किट निकालना किसका काम है? टेप्टम का है। बताइए, अगर आप में से किसी बच्चे ने बायोमोलिक्यूल चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आंसर दीजिएगा। हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट किंगडम, पूरे प्लांट किंगडम में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है? सबसे हार्ड मटेरियल का नाम बताइए, या एनिमल की बॉडी बता दीजिए, एनिमल की बॉडी में सबसे हार्ड मटेरियल, हमारे शरीर में सबसे हार्ड मटेरियल कौन सा है? किसी का बता दीजिए बच्चों, आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा है ये सब? हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट किंगडम या हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल किंगडम, किसी को याद है? नहीं पता तो सुनो ध्यान से, हमारे शरीर में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है? हड्डी है या हमारे दांत है? दो ऑप्शन दे रहे हैं, बोन होगा या टीथ होगा? आंसर हाँ सही आंसर आपका, इनेमल, टीथ, और टीथ में भी इनेमल, जो हमारे इनेमल है, व्हाइट व्हाइट इनेमल कहते हैं इसको, भले पीले हो गए हो लेकिन व्हाइट ही बोलेंगे। तो ये सफेद सफेद दांत जो होते हैं, व्हाइट वाला पार्ट दांत का, टीथ का, इनेमल कहलाता है, और इनेमल को हार्डेस्ट मटेरियल कहा गया है। चलेगा? तो एनिमल के शरीर का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल उसका टीथ होता है, याद रखना, बोन से भी ज्यादा मजबूत होता है, बोन भी खा जाते हैं, इससे चबा जाते हैं लोग बाग। तो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल दांत है या हड्डी है? दांत है, टीथ है। और टीथ का कौन सा पार्ट है सबसे हार्डेस्ट? इनेमल, याद रखना। वैसे ही हम बात करें कि प्लांट के शरीर का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है, तो याद रखिएगा प्लांट के शरीर का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कहलाता है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन नाम का केमिकल, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है? कौन सा केमिकल? स्पोरोपोलिनिन। कहां पाया जाता है? पॉलन ग्रेन के चारों तरफ पाया जाता है, इसी कारण हजारों सालों तक पॉलन ग्रेन खराब नहीं होते। अगर यहाँ पे कोई पेड़ आज से 1000 साल पहले भी लगा होगा ना, तो उसके भी हम बता सकते हैं कि यहाँ पे पेड़ लगा था ये वाला कभी। कैसे? वहां की मिट्टी को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो वहां पॉलन ग्रेन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पॉलन ग्रेन कभी खराब होते हैं क्या? नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसके चारों तरफ कौन सी लेयर होती है किस केमिकल की? स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन केमिकल जो है वो कहां से निकलता है? स्पोरोपोलिन नाम का केमिकल जो है कहां से निकलता है? टेप्टम। हाँ, टेप्टम से। केमिकल लिखा है ना, जो केमिकल का मतलब केमिकल लिखना तो केमिकल लिखो, चाहे उस केमिकल का नाम भी लिख सकते हो। स्पोरोपोलिनिन नाम का केमिकल है, स्पोरोपोलिनिन, ये एक केमिकल है। स्पोरोपोलिनिन नाम का केमिकल जो है सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है प्लांट में। और ये स्पोरोपोलिनिन नाम का केमिकल कहां से निकलता है? याद रखिएगा, कौन सी जगह से, कौन सी लेयर से? टेप्टम से। टेप्टम से। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो टेप्टम आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया। कोई दिक्कत है क्या टेप्टम में? नहीं है तो टेप्टम खत्म। लास्ट कौन सा पार्ट आया? पॉलन सैक। बताइए एक एंथर में कितने पॉलन सैक होंगे? आंसर दीजिए। कितने बच्चों को पता है? तो याद रखिए 4 पॉलन सैक या पॉलन चैम्बर जो आपको लिखना है, पॉलन चैम्बर्स, 4 पॉलन चैम्बर्स प्रेजेंट इन 1 एंथर। हाँ, प्रेजेंट इन 1 एंथर।
एक एंथर में 4 पॉलन सैक होते हैं। पहला क्वेश्चन, पहली बात आपको मालूम चल गई। एक एंथर में 4 पॉलन सैक होते हैं। पॉलन सैक के अंदर कौन रहता है? दूसरा क्वेश्चन, पॉलन सैक के अंदर कोई रहता होगा? तो अगला लाइन याद रखिएगा, पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर cells present in pollen sac। pollen sac के अंदर कौन रहता है? pollen मदर सेल रहती है, और pollen की मदर है ये, pollen की मदर है, तो इनके बच्चे का नाम क्या होगा? pollen grain। pollen grain। तो ये क्या पैदा करेंगी? pollen मदर ग्रेन बढ़िया खाना खाएंगी। खाना कौन ला के देगा इनको? टेप्टम ला के खाना देगा, खूब खाना खाएंगी, और खाना खाने के बाद सेल डिवीजन करेंगी कि नहीं करेंगी? करेगी। और पॉलन मदर सेल में कौन सेल डिवीजन होगा? माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा? माइटोसिस। नहीं बच्चा, ये याद रखना, ये मियोसिस करेंगी, और मियोसिस के दौरान बच्चे पैदा करेंगे, इनके बच्चे का नाम होगा पॉलन ग्रेन। तो क्या लिखोगे? दे प्रोड्यूस, या कौन दे का मतलब यहां पर किससे था? पॉलन मदर सेल से। पॉलन मदर सेल, शॉर्टकट में पीएमसी लिख दिया हमने। पॉलन मदर सेल फुल फॉर्म है, पॉलन मदर सेल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगी? पॉलन ग्रेन आफ्टर मियोसिस करेंगी और पॉलन ग्रेन बनाएंगे। बताइए, एक पॉलन मदर सेल से कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे? मियोसिस चक्कर याद हो किसी को तो बताइए, मियोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते थे? 4। ऑप्शन है 2 या 4? 4। वेरी गुड। मियोसिस पढ़ा होगा तो याद रखिएगा, एक सेल से 4 सेल बनती थी। एक सेल से 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे। 1 पॉलन मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे, और इस घटना को कहेंगे मियोसिस हुआ है। इतनी बातें अगर समझ में आ गई हैं तो एंथर का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर था ये, जो हमने यहां से यहां तक पढ़ाया आपको। ये क्या पढ़ाया? एंथर का स्ट्रक्चर था ये। किसी को दिक्कत लग रही हो अभी तक तो बताइए। नहीं है? आगे चल सकते हैं क्या? यस सर। अगर नहीं है तो आगे चलें क्या? नोट डाउन कर लिया है, रफ कर दें। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। रफ कर दे रहे हैं हम, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना कर लो, हम रफ कर रहे हैं। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका, हाँ भेज देते हैं। चलो हम लोग इसके आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर पैदा होने की प्रोसेस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम बताइए। माइक्रोस्पोर का मतलब, माइक्रोस्पोर किसे कहते हैं? रफ कर रहे हैं हम। माइक्रोस्पोर किसे कहते हैं बता सकते हो क्या? मेल गैमेट को नहीं बच्चा, मेल गैमेटोफाइट को, मेल गैमेटोफाइट वर्ड लगाना, मतलब पॉलन ग्रेन का ही दूसरा नाम है माइक्रोस्पोर। याद रखिएगा, माइक्रोस्पोर किसका दूसरा नाम है? पॉलन ग्रेन्स का। पॉलन ग्रेन कैसे पैदा होता है हमने यहाँ पे एक लाइन में पढ़ाया है। पॉलन ग्रेन पॉलन मदर सेल से पैदा होता है, शॉर्टकट में बता दिया हमने आपको। लेकिन डिटेल कट में अब हम पढ़ाने जा रहे हैं कि पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं, माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं। तो पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन को, माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। माइक्रोस्पोर बनाने की प्रोसेस को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, याद रखना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब किसी वर्ड के आगे पीछे जेनेसिस लगा दें तो क्या मतलब होता है? फॉर्मेशन। तो इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, मतलब क्या बनाएंगे इस घटना के बाद? क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर की जेनेसिस होगी, इसलिए इस घटना का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस,
जेनेसिस मतलब था बनाना, और क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर बनाएंगे, इसलिए माइक्रोस्पोर का जेनेसिस पढ़ने जा रहे हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़े, इस प्रोसेस के बाद क्या बनेंगे, लास्ट में जब प्रोसेस खत्म हो जाएगी सब कुछ पढ़ा देंगे तो माइक्रोस्पोरियम पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। वेरी गुड। माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। मेल तो गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन। तो हाँ, मेल गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर तीनों एक ही चीज है। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं कैसे बनते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में 2 लाइनें बताया है और बहुत सा अटपटा सा लिख दिया है। हम आपको एग्जैक्ट क्या होता है वो समझाना चाहते हैं। हम एग्जैक्टली क्या होता है वो समझा देते हैं पहले, फिर एनसीईआरटी की 2 लाइन है उसको पढ़ लेना बाद में। उसमें बहुत अजीब टाइप से लिखा, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए नहीं लिखा है, 2-4 लाइन लिख दिया है, ठीक है, आपको बच्चा मान के। लेकिन आपको डिटेल में समझा देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती कैसे है। तो याद रखना, सबसे पहले एंथर बनना स्टार्ट होता है। प्लांट में एक फ्लावर खिला, फ्लावर में एंथर बनेगा कि नहीं बनेगा? छोटा सा फूल खिल रहा है, अभी फूल खिल रहा है, तो एंथर बनेगा कि नहीं बनेगा? एंथर स्टार्टिंग में आपका एक आउट ग्रोथ की तरह डेवलप होता है। किस तरह डेवलप होता है एंथर? आउट ग्रोथ की तरह डेवलप होता है, एज आउट ग्रोथ डेवलप हो रहा होता है। और जब एंथर आउट ग्रोथ की तरह डेवलप हो रहा होता है, उस समय किस शेप का होगा एंथर? एंथर का शेप क्या होता है, हमने पढ़ा चुके हैं कई बार। एंथर का शेप बताइए सर। स्फेरिकल या ओवल शेप का। वेरी गुड, स्फेरिकल या ओवल शेप का होगा एंथर। तो स्फेरिकल या ओवल शेप का होगा, बना देते हैं। ये देखो स्फेरिकल या ओवल शेप का होगा। सबसे पहले जब एंथर बन रहा होगा उस समय वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे या परमानेंट टिश्यू होंगे? आंसर दीजिए। वेरी गुड, सही आंसर है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। बहुत सारे होंगे कि 1-2 होंगे? बहुत सारे। बहुत सारे। तो देख सकते हो बहुत सारी ये क्या है जो हम बना रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये सब। टिश्यू कितने हैं? बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। और कौन सा शेप बना रहे हैं? देखो शेप का बताइए, कौन सा शेप बन रहा है? शेप का डिजाइन बताओ, कौन सा आकार है ये? स्फेरिकल। ओवल या स्फेरिकल शेप है कि नहीं है? गोलाकार शेप है कि नहीं है? तो देख सकते हो ये क्या है, बहुत सारे। डिफरेंशिएटेड है कि अनडिफरेंशिएटेड है? अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड है। सारे लगभग देखने में एक जैसे दिख रहे हैं ना, सारे। हमें बनाने में भले गड़बड़ हो गई है लेकिन देखने में सारे सेम दिखते हैं, सारे सेम टू सेम होते हैं, इसलिए होमोजीनस, होमोलॉगस कहेंगे या फिर इसको हेट्रोजीनस कहेंगे? इसका इन हाँ, इसको एक साथ बोलते हैं, ध्यान समझना। ये क्या है? अनडिफरेंशिएटेड है, पहली बात। अनडिफरेंशिएटेड, होमोलॉगस, होमोलॉगस है। होमोलॉगस का मतलब यहां पर सेम ओरिजिन से है, इनका ओरिजिन सेम है। तो होमोलॉगस है, अनडिफरेंशिएटेड है, और बहुत सारे हैं कि नहीं है? मेरिस्टेमेटिक है कि परमानेंट टिश्यू है? ये कौन सी सेल है ये? मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक सेल है ये। कोई दिक्कत? इन सेल के बारे में क्या लिखा? अनडिफरेंशिएटेड है, होमोलॉगस है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, चलेगा। एंथर में स्टार्टिंग में क्या होता है, किस शेप के है? राउंड शेप के, स्फेरिकल शेप के। स्टार्टिंग में एंथर जो होता है, एंथर जो होता है वो राउंड शेप का होगा, ओवल शेप का होगा। अनडिफरेंशिएटेड होमोलॉगस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना हुआ होगा। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। बहुत अच्छी बात, इतना समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। इस अनडिफरेंशिएटेड होमोलॉगस मेरिस्टेमेटिक सेल के चारों तरफ एक लेयर पाई जाएगी। इस लेयर का नाम बताइए, इस लेयर को क्या कहेंगे? सिंगल लेयर थिकनेस की बनी हुई, सेल की बनी हुई स्ट्रक्चर है ये देख सकते हो, ये सेल है। कितने लेयर थिक सेल है? सिंगल लेयर। सिंगल लेयर थिक सेल की एक लेयर पाई जाती है। इस लेयर का नाम बताइए, क्या कह सकते हैं इस लेयर को? एपिडर्मिस। वेरी गुड, सही आंसर, एपिडर्मिस है ये। सबसे बाहर में कौन सी लेयर दिख रही है हमको? एपिडर्मिस। यही है एंथर।
तो हमारा एंथर स्टार्टिंग में देखने में कैसा दिखेगा, राउंड या ओवल शेप का दिखेगा। राउंड नहीं दिखा तो आप राउंड बनाना डायग्राम में, राउंड या ओवल शेप का दिखेगा। अंदर में क्या होंगे, बहुत सारे अनडिफरेंशिएटेड होमोलॉगस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। कोई दिक्कत है तक समझने में? नो सर। कोई दिक्कत है तक समझने में बच्चों? नो सर। बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, और एंथर डेवलप होता जाएगा जैसे, तो एंथर में क्या होगा, सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू बनना स्टार्ट होंगे। कौन से पार्ट में बनेंगे वैस्कुलर टिश्यू? मिडिल पार्ट में। इसके मिडिल वाले, सेंटर वाले पार्ट में क्या बनना शुरू हो जाएंगे, वैस्कुलर टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो ये बन गए वैस्कुलर टिश्यू। ये क्या बनने लग गए, वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू कहां बन रहे हैं, मिडिल पार्ट में। तो पहला काम हुआ, वैस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होने लगेगा मिडिल पार्ट में। घटनाओं को एक एक क्रम में पढ़ते हैं ना। स्टार्टिंग में एंथर राउंड या ओवल शेप का होगा। दूसरी लाइन, एंथर के चारों तरफ एपिडर्मिस की लेयर होगी और अंदर में बहुत सारे अनडिफरेंशिएटेड होमोलॉगस मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी। सारी सेल्स सेम टू सेम दिख रही होंगी, कोई दिक्कत है? अब आगे बात करते हैं, इनमें से कोई भी चार सेल आपकी क्या होने लगेगी, इनमें से कोई 4 सेल जो होगी वो आपकी लार्ज साइज की होने लगेगी। बिकम लार्ज है विजुअल न्यूक्लियस डेंस साइटोप्लाज्म। कितनी सेल ऐसा करेंगी, 4। चारों कॉर्नर में एक एक सेल ऐसी बड़ी होने लगी। ये नॉर्मल सब एक सेम साइज की थी ना, तो चारों कॉर्नर में कोई एक सेल बड़ी हो जाएगी, यहां पर भी, यहां पर भी, और इधर पे भी, और इधर पे भी। चारों कॉर्नर में एक एक सेल, कोई एक सेल बड़ी हो जाएगी, बाकी सेल की कंपेयर में साइज में क्या हो गई है, बताओ? साइज में सभी सेल बराबर हैं या ये 4 सेल बड़ी दिख रही हैं बाकी सेल के कंपेयर में? बताइए जल्दी से। इनका न्यूक्लियस साफ साफ दिखने लगा, क्लियर, बड़ा बड़ा न्यूक्लियस दिखने लगा इनके अंदर। इनका साइटोप्लाज्म डेंस है कि नहीं बाकी सेल की तुलना में? है। क्या क्या डिफरेंस आ गए इन 4 सेल में? तो बोलेंगे इन सेल में आपके क्या क्या डिफरेंस आए, साइज में लार्ज हो गई, लार्ज इन साइज, साइज में बड़ी होने लगेंगी। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आ जाएगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आ जाएगा इसमें, एंड डेंस साइटोप्लाज्म जाएगा। इनका साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, डेंस साइटोप्लाज्म हो जाएगा। और इस सेल को किस नाम से जानेंगे, ये 3 चीजें हो जाएंगी, तो इस सेल को किस नाम से जानेंगे, नोन एज, इस सेल का नाम क्या रख देंगे हम, आर्की स्पोरियल सेल के नाम से जानी जाएगी। इस सेल का नाम अब बदल कर क्या हो जाएगा, तो एक एंथर में कितनी आर्की स्पोरियल सेल हो सकती हैं, 4। 4 आर्की स्पोरियल सेल होंगी। इतनी बात समझ में आ रही है? एक एंथर में 4 आर्की स्पोरियल सेल होंगी। आर्की स्पोरियल सेल कैसे बनी है, इन्हीं अनडिफरेंशिएटेड होमोलॉगस मेरिस्टेमेटिक सेल में से ही कुछ सेल डिफरेंट हो गई, साइज में बड़ी हो गई, डेंस साइटोप्लाज्म हो गया और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो गया, तो उन्हीं को हम आर्की स्पोरियल सेल के नाम से जाने लगे। बाकी सेल से थोड़ा डिफरेंट दिख रही हैं, इसीलिए इनको आर्की स्पोरियल सेल कह रहे हैं। कोई दिक्कत है, आर्की स्पोरियल सेल क्यों कहा इनको हमने? इतनी बात समझने में कोई दिक्कत लग रही है क्या आपको? इन्हें आर्की स्पोरियल सेल के नाम से क्यों जान रहे हैं? बोलो जल्दी जल्दी। नो सर। चलो बड़ी अच्छी बात। आर्की स्पोरियल सेल आगे जाकर फिर सेल डिवीजन करेगी, इसको रफ करें या इधर बना देते हैं, चलो इधर लिख देते हैं। ये आर्की स्पोरियल सेल जो है, ये आर्की स्पोरियल सेल जो है बड़ी सी सेल है, डेंस साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। सिर्फ एक को बना ले, हम एक को बनाकर जूम कर रहे हैं यहाँ पर।
ये आर्की स्पोरियल सेल जो है आगे जाकर फिर डिफरेंशिएट हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड होगी तो 2 सेल बनाएगी। एक सेल से कितनी सेल बनेंगी? 2 सेल बनाएगी। कितनी सेल को जन्म देगी? आर्की स्पोरियल सेल से एक डिवीजन होगा, आर्की स्पोरियल सेल से कितनी सेल बनेंगी आगे जाकर? 2। आर्की स्पोरियल सेल से 2 सेल पैदा होंगी। एक का नाम होगा प्राइमरी पेराइटल सेल और एक का नाम होगा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरे का नाम होगा प्राइमरी पेराइटल। एक का नाम होगा प्राइमरी पेराइटल, PARI, पेराइटल, PARIETAL, पेराइटल सेल। और दूसरी सेल का नाम क्या होगा? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। टेंशन नहीं लो, समझ में आ जाएगा, अभी टेंशन नहीं लो। एक बार में थोड़ी दिक्कत लगती है, कठिन कठिन नाम है ये। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, लास्ट तक समझ में आ जाएगा अच्छे से, पहले समझने की कोशिश करो। इतना एक बार शुरू से समझाएं। हम पढ़ा रहे हैं माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है क्लियरली, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी डिटेल में। सबसे पहले में एंथर किस शेप का होगा? पहली लाइन फर्स्ट स्फेरिकल शेप का होगा। स्फेरिकल। किस चीज से बना हुआ होगा? एंथर किस चीज से बना हुआ होगा? अनडिफरेंशिएटेड होमोलॉगस मेरिस्टेमेटिक सेल से, होमोलॉगस मेरिस्टेमेटिक सेल से। और उसके चारों तरफ कवर किस चीज का होगा? इस सेल के चारों तरफ, इसके चारों तरफ कवर किस चीज का होगा? एपिडर्मिस से कवर होगा। कोई दिक्कत? इनमें से कोई भी इनमें से कुछ अनडिफरेंशिएटेड होमोलॉगस मेरिस्टेमेटिक सेल में से कुछ सेल साइज में बड़ी हो जाएंगी, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो जाएगा, डेंस साइटोप्लाज्म हो जाएगा। उन सेल को हम किस नाम से जानेंगे? स्पोरियल सेल्स। आर्की स्पोरियल सेल। आर्की स्पोरियल सेल। आर्की स्पोरियल सेल आगे जाकर फिर डिवाइड हो जाएगी। कितनी सेल बनाएगी? आर्की स्पोरियल सेल डिवाइड होकर कितनी सेल बनाएगी? 2 सेल। 2 सेल। नाम क्या क्या होगा? प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। वेरी गुड। प्राइमरी पेराइटल सेल आगे जाकर फिर डिवाइड होगी और 3 से 5 लेयर मोटी सेल वॉल बनाएगी। तो ये प्राइमरी पेराइटल सेल आगे जाकर फिर डिफरेंशिएट होगी। और प्राइमरी पेराइटल सेल डिफरेंशिएट होकर क्या क्या बनाएगी? तो याद रखना, प्राइमरी पेराइटल सेल से डिफरेंशिएट होकर कौन कौन सी लेयर बनेगी? तो सबसे पहले बनेगी प्राइमरी पेराइटल सेल से पहली लेयर बनाएगी, सोचो कौन सी लेयर बनाएगी? अभी भी पढ़ाए हैं लेयर याद करो। एपिडर्मिस। प्राइमरी पेराइटल, एपिडर्मिस तो पहले ही से है, वो क्यों बनाएगा? एपिडर्मिस तो पहले से बना हुआ है। क्या बनाएगा? एंडोथीसियम की लेयर। कितने लेयर थिक होगी एंडोथीसियम? सिंगल लेयर। उसके बाद और कौन सी लेयर बनाएगा? मिडल लेयर बनाएगा। मिडिल लेयर कितने लेयर थिक होगी? 1 to 3 लेयर। 1 से 3 लेयर थिक होगी। और लास्ट में और कौन सी लेयर बनाएगा? टेपेटम बनाएगा। और टेप्टम कितने लेयर थिक होगा? सिंगल। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाए प्राइमरी पेराइटल सेल से क्या बनता है, तो आंसर एक वर्ड में आंसर देना है, तो आंसर होगा आपका क्या बनाएगा? वॉल ऑफ एंथर बनाएगा। एक वर्ड में आंसर दे तो क्या बोलेंगे इन सभी को? वॉल है कि नहीं है? वॉल ऑफ एंथर बनाएगा। कितने लेयर थिक बनाएगा? 1 अगर गिने तो 3 लेयर, इसको 2 लेयर गिने तो 4 लेयर, और इसको 3 गिने तो 5 लेयर। मतलब कितने लेयर से कितने लेयर मोटा हो सकता है ये? पूरे की थिकनेस बताइए। 3 to 5। 3 to 5 लेयर। ऐसा हम कह सकते हैं, अनदर वर्ड में ऐसा कह सकते हैं क्या? प्राइमरी पेराइटल सेल फॉर्म 3 to 5 लेयर, 3 to 5 लेयर थिक वॉल ऑफ एंथर। गलत हुए क्या ये वर्ड? ये वर्ड गलत है क्या? कोई दिक्कत है समझने में? नो। अब नीट में क्वेश्चन ये अगर आ गया आपके, विच वन इज ऑड,
क्वेश्चन क्या होगा, विच वन इज ऑड? ऑप्शन है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। क्या आंसर सही होगा? विच वन इज ऑड? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। कैसे आपको मालूम चला वो ऑड है? क्योंकि उसका ओरिजिन इससे नहीं हुआ है, प्राइमरी पैरेटल सेल से नहीं हुआ है, क्योंकि बाकी तीनों सेल प्राइमरी पैरेटल सेल से पैदा हुई हैं, लेकिन एपिडर्मिस पैदा हुआ क्या? नो सर। नहीं। एपिडर्मिस तो पहले से था, स्टार्टिंग से था एपिडर्मिस, इसलिए एपिडर्मिस इससे पैदा नहीं हुआ है, इसलिए ऑड इनमें से कौन सा होगा? एपिडर्मिस। वरना बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं, इसलिए हमको इतना डिटेल में पढ़ाना पड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर देखा गया है एग्जाम में, और बच्चे हमको इस बात को पूछते हैं कि सर ये तो टेप्टम अलग होना चाहिए, टेप्टम से केमिकल निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, बाकी किसी लेयर से नहीं निकलते, इसलिए टेप्टम अलग होना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि मिडिल लेयर ऑड होना चाहिए, क्योंकि मिडिल लेयर बहुत सारी लेयर की थिकनेस होती है, सब सिंगल लेयर है, ये मेनी लेयर है। ऐसा करके बच्चे एक्सक्यूज दे रहे थे हमको कई बार, इसलिए उनका डाउट क्लियर करने के लिए हमने इतना डिटेल में बताया कि याद रखना विच वन इज ऑड, चारों में से एपिडर्मिस, क्योंकि एपिडर्मिस का जन्म प्राइमरी पैरेटल सेल से नहीं हुआ है, प्राइमरी पैरेटल सेल से नहीं होता। वेरी गुड, समझ गए इतनी बात? यस। अब हम बात करते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का क्या होगा, प्राइमरी पैरेटल सेल का क्या होगा, समझ में आ गया। अब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से क्या होगा, तो ये भी आगे आकर डिवाइड होगी कि नहीं होगी? होगी। और होकर क्या बनाएगी? तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल आगे डिवाइड होगी तो बनाएगी, इससे बनेगा स्पोरोजिनस सेल बनेगी, प्राइमरी वर्ड हट जाएगा। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से डिवीजन से क्या बनेगी? कौन सी सेल? स्पोरोजिनस सेल। और स्पोरोजिनस सेल और आगे डिवाइड करेगा तो उससे क्या बनेगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी। इससे आगे जाकर फिर डिवीजन होगा, उससे बनेगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। किसकी मम्मी बनी है ये? किसकी माँ है ये? माइक्रोस्पोर की। माइक्रोस्पोर की। और इसके बच्चे का नाम क्या होगा? इसलिए ये आगे डिवाइड करेगी तो क्या पैदा होगा इसके डिवीजन से? माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनेंगे। किस घटना से बनेंगे बच्चे? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मदर सेल में माइक्रोस्पोर बनने के लिए कौन सी प्रोसेस होगी यहाँ पर? माइटोसिस या मियोसिस? मियोसिस हो। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? 4। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। कोई दिक्कत है क्या यहां तक समझने में? और हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ा क्या रहे थे? आपको याद करो, क्या पढ़ाना चाह रहे थे आपको? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बस इतना ही पढ़ाया है। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये वाला पार्ट को नहीं बताया। डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी बुक क्या कहती है कि आपके डायरेक्ट आपकी स्टार्टिंग ही करती है, आपकी एनसीईआरटी बुक की स्टार्टिंग ही यहां से होती है, सिंपल लैंग्वेज। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम एनसीईआरटी की लाइन पढ़े। एनसीईआरटी सिर्फ कहती है कि एंथर जब स्टार्टिंग में बनता है तो स्फेरिकल शेप का होता है और उसके अंदर अनडिफरेंशिएटेड होमोलॉगस मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। और इन सेल से क्या बनता है? तो डायरेक्ट आपकी बुक लिखती है स्पोरोजिनस सेल बनती है। डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी बुक यहां से स्टार्ट ही करती है। आपकी एनसीईआरटी बुक आर्किस्पोरियल सेल, प्राइमरी पैरेटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल सब वर्ड खा गई है। डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी बुक में कहां से स्टार्ट किया है? कहा है अनडिफरेंशिएटेड होमोलॉगस मेरिस्टेमेटिक सेल को स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। आपकी बुक ऐसे लिख दी है सीधे, स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। और इस स्पोरोजिनस सेल से कौन पैदा होंगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेंगी? माइक्रोस्पोर। किस घटना के बाद? किस घटना के बाद? मियोसिस नाम की प्रोसेस होगी। और चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग होंगे या एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे? 4 पैदा हुए हैं चारों माइक्रोस्पोर, एक दूसरे से अटैच्ड होंगे। स्टार्टिंग में चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अटैच्ड रहेंगे, याद रखना, एक दूसरे से अटैच रहेंगे और इसे माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से जानेंगे। 4 माइक्रोस्पोर है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए इनको क्या नाम से जानेंगे? इन माइक्रोस्पोर को टेट्राड। किस नाम से जानेंगे?
एनसीईआरटी में वर्ड दिया हुआ है माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे। दिख रहा है ना स्क्रीन में आपको? नहीं दिख रहा? दिख गया अभी? इसे किस नाम से जानेंगे बच्चों? माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से जानेंगे। टेट्राड बोलने का कारण क्या है? 4 इन नंबर 4 माइक्रोस्पोर्स बने इसलिए 4 नंबर में है और चारों दूसरे से कनेक्टेड है, आपकी अटैच्ड है, इसलिए टेट्राड का माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया। और माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है एक दूसरे से अलग होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक लिखती है कब होंगे? जब एंथर मैच्योर हो जाएगा। एज एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जब एंथर मैच्योर हो जाएगा और डिहाइड्रेट हो जाएगा, डिहाइड्रेट मतलब उससे सारे क्या निकल जाएंगे? पानी सूख जाएगा, उसका एंथर फट जाएगा कि नहीं फट जाएगा? फट जाएगा। बताइए इस घटना को क्या कहेंगे? एंथर के फटने की घटना को डाइसेंस। और डाइसेंस होगा तो उससे क्या निकलेंगे? एंथर के अंदर से क्या निकलेंगे? माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर निकलेंगे। चारों माइक्रोस्पोर अब अलग अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जब सूख जाएगा तो सूखने से मैच्योर होने से अलग अलग हो जाएंगे। तो आपकी एनसीईआरटी बुक ने लिखा है, पढ़कर सुनाते हैं, लाइन सुनना। आपकी एनसीईआरटी बुक कहती है एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट माइक्रोस्पोर डिसोशिएटेड फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू द पॉलन ग्रेन। आपकी बुक कहती है कि जैसे ही इसमें क्या हो जाएगा? टेट्राड क्या हो जाएंगे? टेट्राड कब अलग होंगे? तो बोलता है एज एंथर मैच्योर होगा, जब तब होंगे एंथर मैच्योर हो जाए एंड डिहाइड्रेटेड मतलब पानी उसका गायब हो जाए, सूख जाए। डिहाइड्रेटेड जैसे डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, पानी उसका सूख जाएगा। पानी सूखते हुए एंथर मैच्योर होते ही ये माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? माइक्रोस्पोर डिसोशिएट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और इन माइक्रोस्पोर को किस नाम से जानेंगे आप? माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हो या माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम बोलो पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर अलग अलग चीज है कि सेम चीज है? पहला बात सेम है, कोई दिक्कत? तो पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस समझ में आई? आपकी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से शॉर्ट में पढ़ाते हैं पहले एक बार। एनसीईआरटी बुक में 4 लाइन में खत्म कर दिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहली लाइन कहता है इनिशियल स्टेज में एंथर कैसा और किससे बना हुआ होगा? अनडिफरेंशिएटेड होमोलॉगस मेरिस्टेमेटिक सेल से बना हुआ होगा। पहली लाइन लिखता है। इन सेल को क्या कहेंगे आपके एनसीईआरटी बुक के अनुसार? नहीं, इस सेल को स्पोरोजिनस सेल कहेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक ये बस वर्ड यूज करती है। इन सेल को क्या कहेंगे? स्पोरोजिनस टिश्यू कहेंगे। हाँ, और स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या पैदा होंगी? तो आपकी एनसीईआरटी बुक कहती है स्पोरोजिनस टिश्यू से कौन सेल पैदा होंगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम पोलन ग्रेन। इसको पॉलन मदर सेल बोले तो गलत हो जाएगा क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम पॉलन मदर सेल कहीं लिखा रहेगा तो गलत हो जाएगा क्या? पॉलन मदर सेल ऐसा लिखा रहेगा तो सही है कि गलत है? ये सही तो सही है। तो क्या समझे? पीएमसी पॉलन मदर सेल और एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल दोनों सेम चीज है कि अलग अलग है? पीएमसी और एमएमसी एक ही चीज है कि अलग अलग है? सेम चीज है। सेम चीज है। पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल सेम चीज है। माइक्रोस्पोर को ही पॉलन ग्रेन कहते हैं। इतनी सी बात समझ पा रहे हो क्या? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल का जन्म किससे होता है? किस सेल से? स्पोरोजिनस सेल। हाँ, स्पोरोजिनस सेल से। इतनी बात समझ में आई? और माइक्रोस्पोर मदर सेल से कौन पैदा होगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड पैदा होगा। 4 माइक्रो
माइक्रोस्पोर टेट्राड पैदा होगा, और टेट्राड कब अलग होंगे एक दूसरे से? जब एंथर मैच्योर हो जाएगा और उसका पानी सूख जाएगा, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, तब ये चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग होंगे। इन्हीं माइक्रोस्पोर को पॉलन ग्रेन के नाम से भी जानते हैं। किसी को दिक्कत लग रही है यहां तक तो पूछ लो। नो सर। नहीं लग रही है। एक लास्ट लाइन और पढ़ लेते हैं आज की क्लास के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। एक और लाइन पढ़ लेते हैं। आपने टेप्टम का नाम सुना था? टेप्टम कहां था, किससे पैदा हुआ था? ये रहा टेप्टम, देख पा रहे हो? किससे पैदा हुआ था? प्राइमरी पैरेटल सेल से बना था टेप्टम। टेप्टम से क्या निकलते थे? कई तरह के केमिकल निकलते कि नहीं निकलते? पढ़ाए थे आपको। स्पोरोपोलेनिन नाम का केमिकल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इस नाम का केमिकल निकलेगा। कब निकलेगा? क्वेश्चन है। टेप्टम से स्पोरोपोलिन कब निकलेगा? जब ये माइक्रोस्पोर पैदा हो रहे होंगे। जब माइक्रोस्पोर पैदा हो रहे होंगे तो उसका रक्षक भी पैदा होगा। ये माइक्रोस्पोर की रक्षा करने के लिए इसका कवच पैदा होगा। कवच क्या चीज का बना होता है? स्पोरोपोलिन का। उसी समय पैदा हो रहा होगा। क्या सेम माँ से पैदा होगा कि डिफरेंट माँ से? डिफरेंट जगह में पैदा होगा। सेवक, रक्षा करने वाला रक्षक अलग जगह से पैदा हो रहा होगा। कहां से? टेप्टम। ये देखो बाहुबली पैदा हो रहा है, माइक्रोस्पोर बाहुबली पैदा हो रहा है। बाहुबली पैदा होने के समय में ही कटप्पा भी पैदा हो जाएगा उसकी रक्षा करने के लिए। कटप्पा आ गया, देखो ये कटप्पा है। तो स्पोरोपोलिन नाम का केमिकल भी बन जाएगा। कब बन रहा होगा? जब यहां पर माइक्रोस्पोर बन रहे होंगे, साथ ही साथ स्पोरोपोलिन वहां बन रहा होगा वहां पर। और ये स्पोरोपोलिन केमिकल यहां रहेगा कि इसके पास आ जाएगा इसकी रक्षा करने के लिए? तो ये स्पोरोपोलिन वहां से आएगा और किसके पास चिपक जाएगा? पोलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के ऊपर में एक रक्षा कवच बना लेगा। पॉलन ग्रेन के ऊपर रक्षा कवच जो हार्ड कवरिंग होती है, किसकी बनी होती है? पॉलन ग्रेन की हार्ड कवरिंग बाहर वाली किस चीज की बनी होती है? क्वेश्चन पूछा जाए तो स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन केमिकल यहां आएगा कहां से? पॉलन ग्रेन बनने के लिए अचानक से कहां से आ गया? टेप्टम से आया। टेप्टम से सिक्रीट होगा और यहां पर आकर इसके ऊपर चिपक जाएगा, माइक्रोस्पोर को चारों तरफ से घेर लेगा और इस तरह माइक्रोस्पोर के चारों तरफ अच्छा कवच बना देगा। और इसी को कहेंगे टेप्टम का बना, इसे कहेंगे स्पोरोपोलिन केमिकल का बना हुआ केमिकल। ये लेयर है माइक्रोस्पोर के चारों तरफ। इसे एक्जाइन के नाम से जानते हैं। इस लेयर को एक्जाइन बोलते हैं। स्पोरोपोलिन की बनी होती है। इतनी बातें अब आपको क्लियर हो गई है। चार्ट कम से कम याद रखना। एक बार क्विक रिवीजन कराते हैं और खत्म करते हैं आज की क्लास को। सुनना ध्यान से, ध्यान सुनोगे समझ में आ जाएगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर पैदा कैसे करना है। बोले एंथर जब डेवलप हो रहा होता है तो एंथर स्फेरिकल शेप का होता है। इसके अंदर अनडिफरेंशिएटेड होमोलॉगस मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। उनको कवर किए हुए क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। और सिंगल लेयर एपिडर्मिस होता है ना। इनमें से कोई भी 4 सेल साइज में बड़ी होने लगती। हाँ, इनके सेंटर में सबसे पहले क्या होगा? सेंटर में वैस्कुलर टिश्यू डेवलप होंगे, पहला क्रम। कॉर्नर में क्या होगा? चारों कॉर्नर में एक एक सेल साइज में बड़ी होने लगेगी। इसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होने लगेगा, उसका साइटोप्लाज्म डेंस होने लगेगा और उस सेल को ही आर्की स्पोरियल सेल के नाम से जानेंगे। और ये आर्की स्पोरियल सेल आगे जाकर डिफरेंशिएट हो जाएगी, 2 सेल बनाएगी। आर्की स्पोरियल सेल से 2 सेल कौन कौन सी बनेगी? प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल से 3 सेल बनेंगी। कौन कौन सी लेयर बनाएगा? एंडोथीसियम की लेयर, मिडिल लेयर और टेप्टम। ये 3 लेयर बनेंगी प्राइमरी पैराइटल सेल से। इन तीनों को एक साथ कह सकते हो वॉल ऑफ एंथर बनेगी। वॉल ऑफ एंथर कौन बनाता है? प्राइमरी पैराइटल सेल। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से पहले बनेंगे स्पोरोजिनस सेल और स्पोरोजिनस सेल से बनेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगा माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर जब बनेगा तो 4 माइक्रोस्पोर एक साथ जुड़े होंगे, इसलिए उसको टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर बोल सकते हो या माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे। और माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो जैसे ही एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेटेड होगा, ये चारों अलग अलग हो जाएंगे और इसके चारों तरफ कौन सी लेयर आकर जुड़ जाएगी? इसके चारों तरफ कौन सी लेयर घेर लेगी? इसको स्पोरोपोलिन की बनी हुई लेयर चारों तरफ कवर कर लेगी। और इसे किस नाम से जानेंगे? पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर के नाम से जानेंगे। तो पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर इसे कहते हैं।
इस तरह माइक्रोस्पोर बनना आपने सीखा। अगर आपको ज्यादा हार्ड लग रहा है तो आप चाहो इसको, इतना पार्ट को स्किप कर सकते हो डायरेक्ट आपको, क्योंकि इस पार्ट से तो स्पोर वो बना नहीं है आपका पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन बनाने के लिए इतना सिंपल में भी समझ सकते हो अगर आपको बहुत हार्ड लगा है तो। क्या बताया हमने? आर्किस्पोरिया सबसे पहले कौन सी सेल होगी? सबसे पहले अनडिफरेंशिएटेड, इधर घुमा दो, अनडिफरेंशिएटेड होमोलॉगस मेरिस्टेमेटिक सेल होगी। और इस सेल से क्या बनेगा? सबसे पहले आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल से क्या बनेगा? आर्किस्पोरियल सेल से क्या बनेगी? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस पैराइटल सेल। अब मान लो स्किप करना तो कर सकते हो, डायरेक्ट हम आपको आधा आधा काट कर बताते हैं, जितना आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है उस पार्ट में जा रहे हैं। तो आपका देख सकते हो आर्किस्पोरियल सेल से प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनेगी, उससे बनेगी स्पोरोजिनस सेल, उससे बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर, और ये बन गया एंथर, आपका ये आपके यहाँ पे बन गया माइक्रोस्पोर। कोई दिक्कत है क्या समझने में? ज्यादा हार्ड पड़ा है क्या? नो सर। चलेगा। अगर हार्ड लगेगा तो आप सिर्फ 2 लाइन पे याद कर लेना, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है सिर्फ उतना सा याद कर लेना। अगर आपको ज्यादा हार्ड लगे तो एनसीईआरटी बुक में 2 लाइन में क्या लिखा है? सबसे पहले कौन सी सेल होगी? अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल होगी। अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल का नाम आपके एनसीईआरटी बुक में दे दिया है, डायरेक्ट लिख दिया है स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल होगी सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से पढ़े तो। स्पोरोजिनस सेल से कौन बनेगा एनसीईआरटी बुक के हिसाब से? स्पोरोजिनस सेल से कौन पैदा होगा? माइक्रोस्पोर। पॉलन मदर सेल, या इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं, वो पैदा होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल पैदा होंगी और इनसे बच्चे पैदा होंगे। बच्चे का नाम पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर, हाँ, या माइक्रोस्पोर बोल सकते हो, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे इसे। बच्चे का नाम होगा, आपके एनसीईआरटी बुक में इतना ही दिया है, माइक्रोस्पोर टेट्राड आपकी बुक ने लिखा है। और माइक्रोस्पोर टेट्राड जब सूख जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा तो क्या बन जाएंगे? माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। माइक्रोस्पोर, इन्हीं को ही पॉलन ग्रेन कहते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देख रहे हो क्या क्या बताया आपकी एनसीईआरटी बुक ने, ज्यादा हार्ड नहीं किया है। अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल से क्या बनेंगे? स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल से मदर सेल, मदर सेल से माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्टेट्राड, और माइक्रोस्पोर टेट्राड से माइक्रोस्पोर। इतना ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है। बाकी आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया हमने, जितना बताया है आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए, बाकी का चीज हमने समझाया है आपको। बुक के हिसाब से 4 लाइन ही पढ़ना था आपको। कोई दिक्कत है? एनसीईआरटी की लाइन एक पैराग्राफ है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लेना, एक पैराग्राफ में इतना ही दिया हुआ है, 4 लाइन। होपफुली आपको कॉन्सेप्चुअल भी क्लियर हो गया होगा, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट डेवलप करना था तो, और जिनको कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करना था, जिनको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना था, वो सिंपल लैंग्वेज में भी पढ़ लिए होंगे ये 4 लाइन में। चलेगा? रफ करें, क्लास खत्म करें आज की? यस सर। ठीक है, अच्छी बात। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो माइक्रोस्पोर बना है, ये पॉलन ग्रेन जो बना है, ये पॉलन ग्रेन कैसा दिखता है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन या स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर जिसे कहेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि पॉलन ग्रेन दिखता कैसा है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ने का टॉपिक है, तो पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे खत्म करें। सर, हाँ बोलो, कुछ बोलना चाह रही हो क्या? हाँ सर, सर मैंने आपको डाउट डाला है, मतलब 2 दिन हो गए, वो ग्रुप पे भी डाला और आपको पर्सनल पे भी डाला है। अच्छा अच्छा, पर्सनल पे डाला है ना? ग्रुप पे तो हो सकता है मैसेज के नीचे दब गया हो। पर्सनल में डाला है ना? चलिए ठीक है, आज मैं बता देता हूँ आपको। आज थोड़ी देर, आज शाम तक आपको बता दूंगा कंफर्म। आपको अगर शाम तक नहीं बताता हूँ तो शाम को एक बार आप रिमाइंडर डाल दीजिएगा शाम को, ठीक है? ठीक है सर। चलो, थैंक यू।